Hello everyone, welcome to Management Study, and today we are going to uh, discuss the group behavior. We already discussed the individual behavior and organizational behavior in previous lecture. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। सो ग्रुप बिहेवियर जो है वो ग्रुप का बिहेवियर होता है, टीम का बिहेवियर होता है। मतलब जब एक से ज्यादा लोग साथ में काम करते हैं तब वो एक ग्रुप बनता है, वो एक टीम बनती है। सो उस पूरी टीम के जो बिहेवियर का स्टडी है उसको ग्रुप बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें स्टेजेस है ग्रुप बिहेवियर में, जो कि टुकमन ने दिए हैं। टुकमन मॉडल कहते हैं इसे। स्टेजेस आर फॉर्मिंग, उसके बाद स्टॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग, देन परफॉर्मिंग एंड देन एडजॉर्निंग, ठीक है। तो फॉर्मिंग में क्या होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनना शुरू होता है, ठीक है। स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि नया नया ग्रुप होता है तो लोग एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के विचार जो है वो मैच नहीं करते, ठीक है। सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। नॉर्मिंग में क्या होता है कि जिस पर्पस के लिए ग्रुप बनाया गया है उस पर्पस को फील करने के लिए सभी लोग साथ में आते हैं। वो लोग अपना थॉट प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं एंड देन परफॉर्मिंग में वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं जिसके लिए ग्रुप बनाया गया है। एंड आफ्टर दैट जर्निंग में क्या होता है कि ग्रुप जो है वो ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने काम में लग जाते हैं वापस। मतलब ग्रुप जो है वो अडजर्न हो जाता है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सो ये कोलाब्रेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला जहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है तो आप ऐसा ग्रुप बनाकर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। सिनर्जी मतलब ग्रुप मेंबर्स के बीच में जो सिनर्जी नेटवर्किंग होगी उससे भी फर्म को बेनिफिट है। क्रिएटिविटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें सोचते हैं, जैसे कि जो प्रोजेक्ट है उसमें भी हेल्प मिलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव आइडियाज भी जनरेट होते हैं। द लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो तो होती ही है, ठीक है। देन लीडरशिप, लीडरशिप भी है वो ग्रुप बिहेवियर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ग्रुप बिहेवियर में भी एक लीडर होना चाहिए। और लीडरशिप की बहुत सारी थियोरीज है जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट साइंटिस्ट ने दी है। उसमें से पहली ट्रेड थियोरी है जो बिलीव करती है कि लीडर्स जो है वो बोर्न होते हैं। मतलब उनमें पहले से ही एक इंटेलिजेंस होता है, चरिश्मा होता है। मतलब उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, वो बोर्न होते हैं। और बिहेवियरल थियरीज में दो थियरीज है जो दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने दी है। वन इज ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडीज जो कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज जो एम्प्लॉय वर्सेस प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पर फोकस करती है। उसके बाद कंटिजेंसी थियरी है जिसमें फेडलर का मॉडल है, एच बी सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल है, पाथ गोल थियरी है, एंड द मॉडर्न अप्रोच जिसमें ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेस ट्रांजेक्शनल लीडरशिप है और सर्वेंट लीडरशिप है। ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, मतलब ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। मतलब ग्रुप डायनामिक्स में हम ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, ग्रुप के कुछ रूल होते हैं, कुछ रोल्स होते हैं, कुछ स्टेटस होता है ग्रुप का। और ग्रुप में विद इन ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, ठीक है। जब डिफरेंट थॉट प्रोसेस के लोग एक साथ एक ग्रुप में आते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। सोशल लॉफिंग भी होती है जिसमें मेंबर्स जो है वो लेस एफर्ट करते हैं ग्रुप में। कोई कोई काम चोर लोग हैं वो कम काम करते हैं ग्रुप में कंपेयर टू द वन जो बहुत ही अच्छा और ज्यादा काम करते हैं। डिसीजन मेकिंग इन ग्रुप्स तो वो कैसे होता है? तो डिसीजन मेकिंग है वो कंबाइन करके लेना पड़ता है, किसी एक का डिसीजन ग्रुप में नहीं चलता। सो दे हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज, दे हैव टू डू नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जिसमें सब साथ बैठकर कोई एक चीज पर जो है वो अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है। देन इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। सो इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो कम्युनिकेशन जो है वो होता है, ट्रस्ट होता है, परसेप्शन होता है, पावर एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। टू और मोर इंडिविजुअल्स यानी दो और दो से ज्यादा लोग जब एक ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम करते हैं तब उन लोगों के बीच का कम्युनिकेशन, एक दूसरे पर ट्रस्ट,
एक दूसरे के प्रति परसेप्शन, मतलब वो किस नजरिए से देखते हैं, एक दूसरे का पावर, मतलब एक जो है वो मैनेजर है और उससे जूनियर एम्प्लॉय के साथ काम करेगा तो ऑब्वियसली मैनेजर जूनियर जैसा रिलेशनशिप हो जाएगा, जूनियर जो है वो ज्यादा सजेशन नहीं दे पाएगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो सेम ही लेवल पर जो मैनेजर्स होते हैं वो साथ में काम करते हैं तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने की भी चांसेस है। देन ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, जिसको एरिक बर्ने ने दिया है, which focuses on understanding interactions between people, जो कि लोगों के बीच के interactions है उसको स्टडी करता है, जिसमें ईगो स्टेटस होता है। ईगो स्टेटस में क्या होता है कि पेरेंट टाइप के लोग होते हैं जिनको थोड़ा ऑथोरिटेटिव बनने का शौक होता है, जिनको थोड़ा कंट्रोलिंग चाहिए, उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है, मतलब ग्रुप में वो लोग ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। अडल्ट टाइप के लोग होते हैं वो थोड़ा लॉजिकल होते हैं, रैशनल होते हैं, मतलब ग्रुप में अगर किसी से मिस्टेक भी हो जाए तो वो उसे हेल्प करते हैं उस मिस्टेक को सुधारने में। और चाइल्ड मतलब इमोशनल डिपेंडेंट टाइप के लोग भी होते हैं ग्रुप में, जो कि डिसीजन नहीं ले पाते या फिर डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है उनको, सब चीजें समझ नहीं आती, उनको सीखने की जरूरत है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो ग्रुप में होते हैं। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, क्रॉस्ड हो सकता है और अल्टेरियर हो सकता है, ठीक है। और ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उसकी लाइफ पोजीशन भी अलग अलग होती है। मतलब यहाँ पर 4 लाइफ पोजीशंस दी गई है। फर्स्ट इज हेल्थी लाइफ पोजीशन, मतलब वो ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि आई एम ओके, यू आर ओके, मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक है। एरोगेंट टाइप के लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मैं तो ठीक हूँ बट आपका पता नहीं। देन इंफीरियर टाइप के लोग होते हैं जो अपने आप को इंफीरियर समझते हैं, कमजोर समझते हैं, वो कहते हैं कि आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, भाई मैं तो ठीक नहीं हूँ लेकिन आप ठीक है। एंड द लास्ट वन इज होपलेस लोग, जिनको कोई भी होप नहीं होती। सो वो यही बोलते हैं मैं भी ठीक नहीं हूँ और आप भी ठीक नहीं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, तो शेयर्ड वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिलीव्स, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस that shape behavior in an organization, that is called organizational culture। अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं जो एडगर शेन ने दिए हुए। उसमें फर्स्ट लेवल है आर्टिफैक्ट्स, मतलब विजिबल सिंबल्स होते हैं, ड्रेस कोड होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ऑफिस लेआउट होता है वो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। फिर है स्पाउस्ड वैल्यूज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की अलग से वैल्यूज होती है, स्ट्रेटजीज होती है, और बेसिक अजम्पशन, मतलब जो कुछ बिलीव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, तो पावर कल्चर यानी सेंट्रलाइज्ड, यहाँ पर जो पावर है वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसी के हाथ में होती है, ठीक है, इसलिए इसको पावर कल्चर कहते हैं। रोल कल्चर यानी वो भी सिमिलर टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक होता है। टास्क कल्चर यानी टीम ओरिएंटेड, यानी लोग साथ में मिलकर टीम में काम करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और पर्सन कल्चर मतलब इंडिविजुअल सेंटर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है, तो और ऑफ एम्प्लॉइज शेयर परसेप्शन अबाउट द वर्क इन्वायरमेंट, इट इज अ शॉर्ट टर्म एंड मेजरेबल। सो एम्प्लॉय का जो परसेप्शन होता है अबाउट वर्क इन्वायरमेंट उसको ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कहते हैं। उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस भी है, मतलब लीडरशिप स्टाइल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रस्ट हो गया, सपोर्ट हो गया, रिवॉर्ड्स एंड इनोवेशन हो गया। डिफरेंस फ्रॉम कल्चर, अभी क्लाइमेट जो है वो कल्चर से कैसे डिफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कल्चर जो है वो डीप होता है, स्टेबल होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक वैसे का वैसा ही रहता है, जबकि क्लाइमेट जो है वो टेम्पररी होता है और सरफेस बेसिस पे होता है। और क्लाइमेट जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है, कल्चर जो है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, बट क्लाइमेट जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। Then workforce diversity and cross culture in organizational behavior। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आप अगर इंडिया में काम कर रहे हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया में है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो है वो सिर्फ इंडियन ना हो कि दूसरे कंट्री के भी एम्प्लॉय हो, तो उसको वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब कि एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, एक इंडियन कंपनी में अगर जापानीज एम्प्लॉय हो
यूएस के एम्प्लॉय हो या यूके के एम्प्लॉय हो तो इसको वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कहते हैं। और ये मतलब यूएस के कॉन्टेक्स्ट में भी इंडिया के एम्प्लॉय हो, जापान के, यूके के एम्प्लॉय हो तो इसको वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कहते हैं। क्रॉस कल्चर इसको कहते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग होते हैं, जिनका डिफरेंट परसेप्शन होता है, डिफरेंट लर्निंग होती है और डिफरेंट बिहेवियर होता है। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंसेस अमंग एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ जेंडर, यानी कि मेल फीमेल, एज यानी कि सीनियर लेवल मैनेजमेंट हो गया, जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज हो गए। एथनिसिटी, एथनिसिटी मैंने बताया ना कि इंडिया, जापान, यूएस, यूके, रिलीजियन मतलब हिंदू, मुस्लिम, ये सब, डिसेबिलिटी, एजुकेशन एंड बैकग्राउंड, उसके बेसिस पे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी डिसाइड होती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं इससे? क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन होता है, ग्लोबल आउटलुक। जब बाहर के एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको एक ग्लोबल आउटपुट भी मिलता है, बेटर डिसीजन मेकिंग होता है। चैलेंजेस क्या होता है? तो कम्युनिकेशन बैरियर्स होता ही है, क्योंकि यूएस वाले इंग्लिश बोलेंगे, जापानीज वाले जापानीज को ज्यादा समझेंगे, यूके वाले भी इंग्लिश बोलेंगे, तो कम्युनिकेशन आपको उन्हीं लैंग्वेज में करना पड़ता है। आपकी रीजनल लैंग्वेज में ये लोग हिंदी नहीं समझ पाते, सो अवर कम्युनिकेशन मोड शुड बी इन इंग्लिश। सो एक कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो एक चैलेंज है। कन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं ड्यू टू कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से ही कन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो वो जो आप मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज ठीक से समझेगा नहीं, वो कुछ और ही इंटरप्रिटेशन बना लेगा मैसेज का। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एज, एथनिसिटी, मतलब इंडियंस हो गए तो कुछ ऐसा जोक मजाक कर देंगे तो वो इन लोगों को शायद ना अच्छा लगे, और वो सब डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और रेजिस्टेंस टू चेंज भी आ सकता है। अब इस डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे करें? ठीक है। सो सेंसिटाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, इंक्लूसिवनेस मतलब ऐसे प्रोग्राम हम बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज रख सकते हैं, और एंटी बायस ट्रेनिंग भी हम रख सकते हैं। क्रॉस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज और ग्लोबल टीम को हैंडल करने के लिए, क्योंकि एमएनसीज में जनरली एम्प्लॉय जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, और ग्लोबल टीम्स में भी ऑल ओवर वर्ल्ड से एम्प्लॉयज जो है वो आते हैं। सो क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो उसमें मॉडल्स है। फर्स्ट इज ऑफ स्टेट्स कल्चरल डायमेंशन, जिसमें पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी, अपना काम, अपना सब कुछ, और कलेक्टिविज्म मतलब टीम में काम करना, टीम की टीम की अलग पहचान, टीम का अपना काम। ठीक है। मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। मस्कुलिनिटी इज रिलेटेड टू मैन, मतलब मैन की जो पावर है उसको मस्कुलिनिटी बोलते हैं, और फेमिनिटी मतलब फीमेल की पावर को फेमिनिटी बोलते हैं। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, यानी अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। इंटेलिजेंस और रिस्ट्रेंट, मतलब इंटेलिजेंस यानी साथ मिलकर काम करना, और रिस्ट्रेंट मतलब अलग होकर काम करना और ग्रुप में नाम आना। देन ट्रॉम्पेनार्स का मॉडल है, जिसमें यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पार्टिकुलरिज्म, विच इज सिमिलर टू इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। फिर न्यूट्रल और इमोशनल, स्पेसिफिक और डिफ्यूज, अचीवमेंट वर्सेस एस्क्रिप्शन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल होते हैं क्रॉस कल्चर में। क्रॉस कल्चर का इश्यू क्या होता है? तो कि वर्क एथिक्स, ठीक है, जो सिमिलर नहीं होते, मतलब इंडियंस के एथिक्स डिफरेंट होते हैं, यूएस वालों के डिफरेंट होते हैं, लीडरशिप एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, टाइम ओरिएंटेशन और कम्युनिकेशन स्टाइल्स जो कि डिफरेंट होते हैं। नाउ इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो इमोशंस तो हम सबको पता है और स्ट्रेस का भी सबको पता है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम इमोशंस और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? ठीक है। सो इमोशंस इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? तो थ्री टाइप्स के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सो पॉजिटिव इमोशंस में क्या आता है? क्रिएटिविटी और टीम वर्क। नेगेटिव इमोशंस में कॉन्फ्लिक्ट, यानी किसी के साथ झगड़ा हो गया। एब्सेंटिज्म मतलब आप काम में ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो, और आपको मतलब काम का पार्ट नहीं माना जा रहा है। और टर्नओवर मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हो। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि ईआई, जिसको ईआई बोलते हैं, वो डैनियल गोलमैन ने दिया था, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स आती है। ठीक है।
स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस क्या होता है तो कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू डिमांड्स दैट एक्सीड रिसोर्सेज, मतलब हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड मिले और हमारी डिमांड से रिसोर्सेज अगर ज़्यादा एक्सीड हो जाए तो उसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस के सोर्सेज क्या होता है तो कि इंडिविजुअल सोर्सेज होते हैं, मतलब आपको जो रोल मिला है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, आपका रोल है एचआर मैनेजर का, लेकिन अगर आपको सेल्स का भी काम दिया जाए तो वो आपके लिए स्ट्रेस बन जाता है। वर्कलोड है, करियर रिलेटेड इश्यूज है, ये सब इंडिविजुअल स्ट्रेस के सोर्सेस है। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस के सोर्सेस तो कि पुअर स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पुअरली स्ट्रक्चर्ड है, मतलब अच्छे ऑफिस नहीं है, फैन नहीं चल रहा, लाइटनिंग प्रॉपर नहीं है, लेक ऑफ सपोर्ट, मतलब आपको जो आपके बॉस है वो सपोर्टिव नहीं है, बिल्कुल भी लीव नहीं दे रहे आपको, और कोई कोर्स नहीं करने दे रहे आपको, कोई मतलब फाइनेंशियली सोशली किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, और जॉब इनसिक्योरिटी जो कि कॉर्पोरेट में होती ही है, ठीक। एंड द थर्ड वन इज इन्वायरमेंटल सोर्सेज, जिसमें आता है इकोनॉमिक चेंजेस, मतलब इकोनॉमी में कोई चेंज हो गया, इन्फ्लेशन रिलेटेड, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो गया। सो इस टाइम पे टेक्नोलॉजी में जो बिगेस्ट चेंज हुआ है वो है AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फैमिली इश्यूज, ठीक। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग किसको कहते हैं? विसल ब्लोइंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड का ही पर्सन होता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है वही विसल ब्लोइंग करता है। और ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस इज द लीगल टर्म, जस्टिस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसको प्रॉपर तरीके से जस्टिफाइड करना है तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में काउंट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परसीव्ड फेयरनेस इन वर्क प्लेस डिसीजन, ठीक है, तो अगर वर्क प्लेस डिसीजंस लेने में फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी टाइप की जस्टिस होती है? फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब फेयरनेस ऑफ आउटकम्स लाइक पे और रिवॉर्ड्स, ये जनरली मेल फीमेल के होता है कि मेल को ज्यादा पे दिया जाता है और फीमेल को कम। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के थ्रू फेयरनेस ऑफ आउटकम्स, यानी आउटकम के बेसिस पर पे और रिवॉर्ड दिया जाता है। देन प्रोसीजरल जस्टिस, जिसमें डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एंड इंटरनेशनल जस्टिस, जिसमें फेयरनेस इन इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस से ट्रस्ट बिल्ड होता है, टर्नओवर रिड्यूस होता है, और जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है एम्प्लॉय का। विसल ब्लोइंग, रिपोर्टिंग अनएथिकल और इलीगल प्रैक्टिसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल और इलीगल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है तो यू कैन रिपोर्ट इट टू अथॉरिटी, ठीक है। टाइप्स क्या क्या है तो कि इंटरनल विसल ब्लोइंग, तो जो मैनेजमेंट को या ऑडिट कमेटी को जो इंफॉर्मेशन दी जाती है इंटरनली उसको इंटरनल विसल ब्लोइंग कहते हैं। और एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग मतलब बाहर आके सीधा मीडिया में ही आप ऐलान कर देते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये चीज गलत कर रहा है, तो उसको एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग कहते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, it protects organizational integrity, prevents fraud and uphold ethic, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉड को प्रिवेंट करता है और एथिक्स को जगाए रखता है। चैलेंजेस क्या है? रिटेलेशन हो सकता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपको निकाल सकता है। और इसका लीगल फ्रेमवर्क है विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट्स इज अ सब्जेक्ट, और ये एज अ पेपर भी है इन यूजीसी नेट, ओके। तो अगर आप मैनेजमेंट का या फिर ह्यूमन रिसोर्स का भी पेपर देने वाले हो तो ये आपके लिए फायदे की चीज है, ठीक है। concept perspectives influence and recent trends, so HRM is the process of acquiring मतलब हायरिंग, डेवलपिंग मतलब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, मोटिवेटिंग उनको मोटिवेट किया जाता है, और रिटेनिंग उसको लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में रखाया जाता है, मतलब काम दिया जाता है, उसको HRM कहते हैं। इट फोकसेस ऑन पीपल एज असेट रादर देन कॉस्ट, सो फोकसेस ऑन पीपल एज असेट्स रादर देन कॉस्ट। What are the perspectives of HRM? So there are four perspectives of HRM. Hard HRM, which is instrumental, जिसमें employees is equal to resource, employees को एकदम ही resource और machine की तरह treat किया जाता है, focus on control, cost reduction and productivity. Then soft HRM, which is humanistic, जिसमें employees को valuable asset की तरह treat किया जाता है, focus on development, motivation and commitment. Then strategic HRM मतलब aligning HR practices with business strategy for long-term competitiveness, and global HRM means managing HR across borders, cultural diversity and expatriates.
एक्सपाट्रिएट्स मतलब इंडिया का कोई एम्प्लॉय अगर बाहर यूएस में काम करने जाए तो उसको एक्सपाट्रिएट बोलते हैं, और अगर वही एम्प्लॉय यूएस से वापस इंडिया में काम करने आए तो उसको रिपाट्रिएट बोलते हैं। इन्फ्लुएंसेस ऑन एचआरएम। सो एचआरएम पे टू टाइप्स के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो इंटरनल इन्फ्लुएंसेस इज ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, लीडरशिप, साइज एंड टेक्नोलॉजी, और एक्सटर्नल यानी लेबर लॉज अगर कुछ चेंज हो गए, यूनियंस, इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, कंपटीशन एंड सोशियो कल्चरल trends. So which is external influence on HRM. What are the recent trends in HRM? So HR analytics and AI driven HR, remote work and hybrid models, gig economy यानी कि freelance work और contract employment, employee experience and well-being, diversity, equity and inclusion, which is stands for DEI, and green HRM and sustainable HR practices. Green HRM मतलब environmental friendly HRM, sustainable HRM. Yeah. HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एचआरपी क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग मैन पावर नीड्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मीट देम, जिसको एचआरपी कहते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन एचआरपी? सो फर्स्ट इज एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्यों करना है, सो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज करना पड़ेगा। देन यू हैव टू डिमांड फोरकास्ट, मतलब आपको डिमांड का फोरकास्ट करना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज अभी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। देन यू हैव टू सप्लाई फोरकास्ट कि कितने एम्प्लॉयज चाहिए, गैप एनालिसिस, उसके थ्रू आपको एक नंबर मिलेगा और उससे आप एक्शन प्लान बना सकते हो हायरिंग का। What is recruitment? So it's a process of attracting suitable candidates for the job role. Sources of recruitment can be internal और external। मतलब internal sources में क्या होता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन किसी को प्रमोशन दे दो, किसी को ट्रांसफर दे दो और रिफॉक कर दो। और एक्सटर्नल में मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू या जॉब पोर्टल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर दो, कैंपस रिक्रूटमेंट कर दो और एजेंसी को काम दे दो रिक्रूटमेंट का। मेथड्स क्या क्या होती है? तो ई रिक्रूटमेंट होती है, हेड हंटिंग होती है और जॉब फेयर होता है अभी के टाइम पे। रिक्रूटमेंट के बाद आता है सिलेक्शन, मतलब चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? जॉब फर्स्ट आप उसकी एप्लीकेशन मिलती है आपको कैंडिडेट की, उसके बाद आप स्क्रीनिंग करते हो एप्लीकेशन की। अगर आपको रिक्वायर्ड स्किल्स और एक्सपीरियंस मिलता है तो उसका कोई टेस्ट लेते हो जो जनरली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके बाद उसका इंटरव्यू लेते हो, फिर मेडिकल एग्जाम करते हो, फिर रेफरेंस चेक करते हो और उसके बाद में आप उसको ऑफर लेटर देते हो। सो ये जो है वो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जो है वो इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी से होना चाहिए और कंसिस्टेंस होना चाहिए। इंडक्शन यानी ओरिएंटेशन, मतलब आप अपने अपने जब एम्प्लॉय को हायर कर लिया तो उसको इंडक्शन करना पड़ता है, मतलब इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, पॉलिसीज और टीम्स। और इससे क्या बेनिफिट होता है? तो कि एम्प्लॉयज की एंजाइटी जो है वो रिड्यूस होती है, उसको एडजस्ट होने में कोई तकलीफ नहीं होती और लोअर टर्नओवर हो जाता है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता नहीं है। Then training and development. Training is a short-term job-specific skill development program, and development is a long-term future-oriented managerial potential based on managerial potential. So training जो है वो on the job होती है और off the job होती है। On the job में क्या होता है? कोचिंग, जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप, और ऑफ द जॉब में क्या होता है? लेक्चर्स, केस स्टडीज, सिमुलेशन और ई लर्निंग। What is the importance of training and development? So it increase productivity, increase employee satisfaction, it can uh, employees can adapt to the organization or innovation. जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। जॉब एनालिसिस क्या होता है? सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स, जिसमें दो टाइप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसको प्रेजेंट किया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्किंग कंडीशन के बारे में लिखा जाता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में कहा जाता है कि एम्प्लॉयज के पास ये टाइप ऑफ स्किल होनी चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए और ये टाइप की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। Job evaluation. Job evaluation is the process of determining relative worth of jobs to ensure fair pay, जिसमें दो मेथड्स है, नॉन क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव। नॉन क्वांटिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन में क्या होता है? रैंकिंग, जॉब क्लासिफिकेशन, और क्वांटिटेटिव में पॉइंट सिस्टम, फैक्टर कंपैरिजन होता है। What is the benefit of job evaluation? So job evaluation से क्या है? फेयरनेस आता है, इंटरनल चेक होती है और बेसिस फॉर कंपनसेशन, जिससे कंपनसेशन डिसाइड कर सकते हैं।
उसके बाद है कंपनसेशन मैनेजमेंट। सो डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पे सिस्टम्स टू रिवॉर्ड एम्प्लॉइज फेयरली। सो कंपनसेशन जो है वो दो तरीके से डिसाइड होता है, फर्स्ट इज डायरेक्ट कंपनसेशन एंड इनडायरेक्ट कंपनसेशन। सो डायरेक्ट कंपनसेशन यानी बेसिक पे, इंसेंटिव्स, बोनसेस, और इनडायरेक्ट कंपनसेशन यानी फ्रिंज बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कंपनसेशन है वो सम प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए, यानी इक्विटी, कम्पिटिटिवनेस, लीगल कंप्लायंस और परफॉर्मेंस लिंक। Or what are the trends of compensation? So pay for performance, skill based payment, variable pay, stock options, ये सभी compensation management में आते हैं। ओके, तो यूनिट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एचआरएम। अब यूनिट नंबर 3 जो है वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे, विच इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।